हेलो गाइस, आज बात करने वाले हैं फायरबेस के बारे में। तो फायरबेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि एज अ डेवलपर आपकी काफ़ी तरीके से हेल्प करता है। फॉर नोटिफिकेशंस कह लीजिए, फॉर क्रैश एनालिटिक्स कह लीजिए, डेटाबेस के लिए इसे अपन यूज़ कर सकते हैं और ऑथेंटिकेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे तो नहीं कह सकते, किस किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। कैसे तो एक डेफिनेटली एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए एक पूरा वीडियो नीड होगा। पर फायरबेस बेसिकली होता क्या है, कई लोग को कंफ्यूजन होता है। यार फायरबेस पे ऐप रिलीज करने को कह दिया, या ये हो गया, इसका डेटाबेस बनाना है, इससे नोटिफिकेशन भेजना है, तो ये है क्या। तो ये काफ़ी तरीके से हमें हेल्प करता है। जैसे कि मेरा एक प्रोजेक्ट है फायरबेस पे, और इधर पे आप देख सकते हो ये सारे ऑप्शंस हैं। तो अगर आप बोलो ऑथेंटिकेशन, तो यहाँ पे काफ़ी सारे मेथड्स में हमें हेल्प करता है। जैसे मैंने यहाँ फ़ोन ऑथेंटिकेशन इनेबल कर रखा है। आप इधर पे गूगल, फेसबुक और इसके कोड्स जो हैं अवेलेबल होते हैं गूगल पे। आप चाहो तो इस पे हम वीडियोस भी देख सकते हो, वीडियो बना भी सकती हूँ मैं, और वरना ये बहुत ईजिली मिल भी जाते हैं। तो गूगल, फेसबुक, अब बेसिक जैसे यहाँ पे अगर आप देखो तो मैंने फ़ोन ऑथेंटिकेशन ऑन करके रखा है। तो यहाँ पे अगर जब भी आप फ़ोन ऑथेंटिकेशन का कोड लगाओगे, और यहाँ पे आपको ये डमी एक नंबर भी दे दिया गया है जिसका ओटीपी हमेशा ये होगा, तो आपको रियल टाइम ओटीपी भेज के वापस से उसको रिट्राइव करके एग्जैक्टली हर टाइम नया नंबर रजिस्टर करने की नीड नहीं है। यहाँ से आपको डमी ओटीपी और नंबर मिल जाता है। तो ये ऑथेंटिकेशन हो गया, ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं हम। दूसरा है डेटाबेस के लिए। अब डेटाबेस आप यहाँ पे देख रहे होगे, दो चीज़ें हैं, फायर स्टोर और रियल टाइम डेटाबेस। तो इनमें क्या डिफरेंस है, रियल टाइम डेटाबेस जो है ये एक जेसन के फॉर्मेट में डेटा सेव करवाता है। तो बेसिकली आप जो भी इसमें सेव कर रहे हो, वो एक जाइंट सी बड़ी सी जेसन की ट्री बनता जा रहा है। इसका ऑब्जेक्ट ये है, इसके अंदर ये है। तो जैसे आप बेसिकली आप एपीआई में डेटा सेंड करते हैं एक यूजर और उसके जेसन नाम पता जो भी, उससे आप रिलेशंस में बनाते हो। तो ये क्या करता है, एक जेसन के फॉर्मेट में डेटा सेव करता है। अगर यहाँ पे मैं बना के देखूं डेटाबेस, ये देखो आप, जेसन के फॉर्मेट में की एंड वैल्यू। अब की में अगर मैं यहाँ ले लूँ यूजर, और वैल्यू में यहाँ पे मैं ले लूँ कोई ऑब्जेक्ट, तो ये क्या करेगा, तो इसने क्या किया, यहाँ पे एक यूजर का ऑब्जेक्ट बना लिया। ऐसे ही ये आगे बढ़ते जाएगा। आप यहाँ पे और डाल सकते हो की वैल्यू पेयर्स। तो ये क्या हो रहा है, आप देख भी सकते हो, ये एक जेसन बनता जा रहा है, जेसन की एक ट्री बनती जा रही है। तो रियल टाइम डेटाबेस एक जेसन ऑब्जेक्ट की तरह रहता है। और वही फायर स्टोर डेटाबेस जो डेटा है उसको कलेक्शंस के फॉर्म में यूज करता है, कलेक्शंस और उसके डॉक्यूमेंट्स। तो आपने जैसे एक यूजर कलेक्शन बनाया, उसमें आपके काफी सारे यूजर्स हैं, वो एज अ डॉक्यूमेंट सेव होगा, उनकी आईडीज होती हैं, फिर आप उसके कलेक्शन। तो बेटर जो है वो क्लाउड डेटाबेस, क्लाउड फायर स्टोर होता है, क्योंकि इसमें रिलेशनशिप मैनेज करना काफ़ी आसान हो जाता है। और रियल टाइम डेटाबेस पहले आया था, उसका अपग्रेडेड, उसको और सही करने के लिए, उसके ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए बाद में फायर स्टोर आया। तो इसका भी हम एक डेटाबेस बना के देखते हैं। ये बन गया हमारा क्लाउड का फायर स्टोर डेटाबेस। और आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे स्टार्टर कलेक्शन, अब जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया एक यूजर कलेक्शन है। अब इसके अंदर हम एक डॉक्यूमेंट आईडी देंगे, जो कि जनरली अगर आप कुछ डॉक्यूमेंट्स के अपलोड करते हैं, किसी एक यूजर को अपलोड करते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट आईडी आप दे भी सकते हो, या फिर ये ऑटो जनरेट होती है। बेसिकली ये एज अ आईडी का काम करती है किसी डेटाबेस में। तो आप इस आईडी के ही थ्रू चीज़ों को एडिट भी कर सकते हो। डेटाबेस के लिए मैं एक और ट्यूटोरियल बनाने वाली हूँ, जिसमें अपन डेटाबेस में डेटा एंटर करना और रिट्राइव करना और रियल टाइम में देखेंगे स्ट्रीम्स के थ्रू। वो नेक्स्ट मेरा ट्यूटोरियल होगा इसी को आगे बढ़ाते हुए। तो जैसे कि हम देखें, ये हमारी डेटाबेस आईडी है। अब हम आईडी को अगर ले लें 1, यहाँ पे हम दे दें नेम, और यहाँ पे हम दे दें, ये देखिए लिखने में भी कितनी ईजी है। हालांकि अपन ऐसा करेंगे नहीं, अपन अपने कोड से इसे भरते हैं, बट स्टिल टू अंडरस्टैंड, अगर आप देखो तो आपको खुद ही समझ आ रहा है कि कैसे ये बहुत इजी वे में हमारा डेटा सेव हो गया है। ये देखिए, ये यूजर, ये उसका डॉक्यूमेंट आईडी, और ये फील्ड नेम्स होती है। ऐसे ही आपकी फील्ड्स होती जाएंगी, तो इसको पढ़ने में भी आसान है। आपने रिलेशनशिप भी इजीली मेंटेन कर लिया, एडिट करना भी काफी आसान है, क्वेरी करना भी फास्ट है। तो फायर स्टोर इज द प्रेफर्ड वन। ये हो गया हमारे डेटाबेस की बात। अब हम आते हैं तीसरे यूसेज पे, जो कि आता है एंगेज में मैसेजिंग। अब मैसेजिंग बेसिकली
आप यूज़ कर सकते हैं नोटिफिकेशन सेंड करने के लिए, कैंपेन्स बनाने के लिए। जैसे कि ये फायरबेस नोटिफिकेशन है, आपने इसको सेलेक्ट किया, क्रिएट किया। अब इसका कोड आप हैंडल करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन पे लिखते हैं और यहाँ से आप उसे टेस्ट कर सकते हैं। फायरबेस का खुद का एक यूआरएल होता है, उसमें आप एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में, जेसन फॉर्मेट में भेजते हैं नोटिफिकेशन, डेटा, ऐसे कीज रहते हैं। तो वो थोड़ा डीप में चीज़ हो गई, बट नोटिफिकेशंस के लिए भी हम फायरबेस का यूज़ कर सकते हैं। फायरबेस पुश नोटिफिकेशंस, दैट इज एफसीएम, क्लाउड क्लाउड मैसेजिंग कह सकते हैं एफसीएम को। तो ये हो गया थर्ड यूसेज। चौथा, आप फायरबेस को यूजर इंटरेक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं, अपने ऑडियंस को जानने के लिए कि हमारे पास ऑडियंस का डेटा लाने के लिए, एनालिटिक्स कहाँ से आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई है, कौन को आप कई बार इवेंट्स भी भेज सकते हैं कि मान लीजिए आपने कोई कैंपेन जनरेट किया है, तो उस कोई पेज है आपका स्पेसिफिकली जो आपने लोगों को प्रमोशंस शेयर करने के लिए किया है, कुछ भी ऐसा कुछ है जो कि आप जानना चाहते हो कि आपका एप्लीकेशन में कितना यूज हो रहा है, लोग उसको विजिट कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कितना उसमें यूजर एंगेजमेंट है। तो आप की वैल्यू पेज भी भेज सकते हो जो कि एनालिटिक्स पे आपको दिख जाएगी। मतलब यूजर एंगेजमेंट जानने के लिए भी हमारे फायरबेस हमें मदद करता है थ्रू एनालिटिक्स। कहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड हो रही है, कितनी डाउनलोड हो रही है, कैसा रेट है। और सेम होता है क्रैशलिटिक्स। क्रैशलिटिक्स हमें काम देता है क्रैशेस जानने के लिए। आप क्रैशलिटिक्स सिर्फ आप एसडीके भी जोड़ दो तो आपको फैटल क्रैशेस मिल जाते हैं, जहां आपकी एप्लीकेशन बंद हो रही है, उसके बारे में क्यों बंद हो रही है, क्योंकि आप डीबग में तो उसे इजीली देख सकते हो कि कैसे बंद हो रही है। बट जब रिलीज मोड पे चली जाती है तो यू आर नॉट दैट मच, अब क्यों बोली मैंने इंग्लिश आपको इतना पता नहीं रहता कि कहाँ पे रुक रही है एप्लीकेशन, क्या चीज क्रैश हो रही है। इवन कई चीजें ऐसी होती हैं जो कि डीबग में दिखती भी नहीं है और क्रैश ही नहीं करती हैं बेसिकली, और रिलीज में बस क्रैश करती है। ऐसे बहुत सारी चीजें मैंने इनकाउंटर की हैं। तो ऐसी चीजें आप क्रैशोलिटिक्स के थ्रू इजिली जान सकते हो। फिर आता है रिलीज एंड मॉनिटरिंग। तो ऐप डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एक सेकेंड मैं इसको अपडेट कर दूं। ऐप डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो आप iOS और एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के जैसे एपीए और आईपीए बना के इसमें अपलोड कर सकते हो, और यहाँ पे आप टेस्टर्स ऐड कर सकते हैं जो कि बेसिकली आपके एप्लीकेशंस के लिए एक फायरबेस टेस्टर करके एप्लीकेशन आती है, या फिर आप डायरेक्टली क्रोम से भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इनवाइट लिंक्स भी मिल जाती है, आप टेस्टर्स भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। और रिलीज में आप दोनों, जो आप मेरे अभी फिलहाल मैंने एंड्रॉयड ऐप बनाई है, आईओएस के भी कर सकते हैं, बट ऑफ कोर्स आईओएस के लिए आपको प्रोफाइल्स जनरेट करनी होती हैं उन पर्टिकुलर मोबाइल्स की यूडीआईडी लेके। अगर आपको एक्सटर्नली यूज करना है तो आप फिर टेस्ट फ्लाइट में जाके एक्सटर्नल रिलीज कर सकते हैं, वरना इंटरनल टाइप की रिलीज जो कि आपकी टेस्टर्स के लिए होती है, तो आपको वो प्रोविजनल प्रोफाइल्स बनानी पड़ती हैं, वो डिवाइसेस रजिस्टर करके, वो अलग चीज़ है। वो आप करते हो अपना एक्स कोड में और डेवलपर अकाउंट में, एप्पल डेवलपर अकाउंट में। बट यहाँ पे आप डायरेक्टली वो आईपी अपलोड करके, आप जब प्रोविजनल प्रोफाइल ऐड करके ऐप साइन करके आईपी बनाते हो, तो वहाँ यहाँ पे अपलोड करोगे तो लोगों के पास मेल चले जाएंगे और उस ईमेल पे वो उस मोबाइल पे आईफोन में भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। और एंड्रॉयड में तो आप कर ही सकते हैं ये सारी चीज़ों के बिना सिर्फ टेस्टर्स ऐड करके। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें, ये कुछ यूजेस है जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा हमें काम आते हैं फायरबेस के। और ऑफ कोर्स मैं आगे, जैसे कि मैंने कहा कि डेटाबेस का तो मैं बनाने ही वाली हूँ, और भी इनमें से अगर आपको किसी पे ट्यूटोरियल चाहिए तो डेफिनेटली कमेंट डाउन, आई विल ट्राई टू मेक इट। एंड या दैट्स इट। मैंने तो इतनी सारी चीज़ें यूज़ की हैं, हो सकता है मैंने कुछ और भी यूज़ किया हो, बट मेरा अभी ध्यान, डायनेमिक लिंक्स, ओके, डायनेमिक लिंक्स भी काफ़ी काम आती हैं। अब डायनेमिक लिंक्स होती क्या है? एक ऐसी यूआरएल आपके वेब ब्राउज़र पे खुले जो कि मोबाइल एप्लीकेशन ही खोल दे। जैसे कि आप देखो, आप लिंक्डइन की यूआरएल खोलो अगर अपने क्रोम पे, तो आपकी लिंक्डइन की एप्लीकेशन खुल जाती है। बट डायनेमिक लिंक्स ऐसी ही लिंक्स होती हैं जो कि डायरेक्टली आपकी एप्लीकेशन खोल दे। जैसे कि मान लो कई बार हमें ईमेल पे कोई लिंक आती है कि ये नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, और आप ये क्लिक करो तो आपका प्रोडक्ट खुल जाता है, आपकी एप्लीकेशन में वो आपका प्रोडक्ट खुलता है। तो ये कैसे होता है? ये डायनेमिक लिंक्स के थ्रू होता है, क्योंकि वो जो बटन है वो आपको ऐसी लिंक पे आपके वेब ब्राउजर पे ओपन करवा रहा है जिसके थ्रू आपकी मोबाइल एप्लीकेशन खुल जा रही है। तो इसके लिए आप इसको इनेबल कर सकते हो, अपने मोबाइल पे कुछ सेटअप कर सकते हो। काफ़ी सारे सेटअप्स होते हैं, ज़रूरी नहीं है आप डायनेमिक लिंक्स फ्रॉम फायरबेस यूज़ करो। आप फ्लटर का पैकेज है यूआरआई लिंक्स, उसको भी यूज़ कर सकते हो।
यही नाम है कि नहीं, आई डोंट रियली रिमेम्बर, बट हाँ ऐसा ही कुछ है, मैंने काफ़ी यूज़ किया है। तो उस पे ऐसा होता है कि एप्लीकेशन से बाहर जा रहे हो या एप्लीकेशन के बाहर हो, तो आप इजीली एप्लीकेशन के अंदर जा सकते हो। इसके लिए भी अगर आपको ट्यूटोरियल चाहिए तो आई एम अवेलेबल फॉर दैट एज वेल। पर उसके लिए आपको वेबसाइट पे कुछ चीज़ें होस्ट करनी पड़ती हैं, सो आई डोंट हैव दैट, बट स्टिल आई कैन एक्सप्लेन दिस अच्छे से। अगर आप लोग को चाहिए तो यू कैन कमेंट डाउन। पता नहीं, कमेंट्स तो मुझे आते नहीं है वैसे, बट स्टिल हाँ, एड मॉब्स के लिए भी ये यूज़ हो सकता है। एडवर्टाइज़मेंट आपको दिखानी है, आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, इसकी आपको आईडी मिलेगी, तो आप गूगल वगैरह के यहाँ पे एडवर्टाइज़मेंट दिखा सकते हो। तो बेसिकली फायरबेस अगर किसी को नहीं पता है कि क्या है, और फायरबेस की बातें काफ़ी होती हैं, आप नए हैं इस प्रोफ़ेशन में, तो आपको पता चल गया है कि फायरबेस काफ़ी सारी चीज़ें हमारे लिए करके देता है, हमको बहुत सारी चीज़ें ईज़िली दे देता है। आप जैसे डेटाबेस के लिए आपने छोटी एप्लीकेशन बनानी है, आपके पास कोई बैकएंड पर्सन नहीं है, तो आप इसको यूज़ करके बना सकते हो। ये शुरू में फ्री है, बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम एंड आफ्टर अ अमाउंट ऑफ डेटा इस ये चार्ज करने लगता है। तो इसका बेस प्लान रहता है, फ्री रहता है, उसके बाद ये खुद से अपग्रेड होता रहता है और आपको बिलिंग की डिटेल्स यहाँ डालनी पड़ती है। ये रहा यहाँ पे कोटा जो कि रीड्स, डिलीट्स, राइट्स ये सारी चीज़ों का मैनेज करता है। फिलहाल नो कॉस्ट है, और ये धीरे-धीरे जाके अगर आपका स्पार्क प्लान है, फिर आप ब्लेज़ प्लान कर लेते हो, तो आगे जाते-जाते चीज़ें होने लगती हैं। यहाँ से ही आप क्या करते हो, आपकी जो यहाँ पे आपको की मिलती है प्रोजेक्ट सेटिंग में जाके, और उस की के थ्रू आप गूगल कंसोल में जाके काफ़ी सारी एपीआई जैसे कि मैप एपीआई, आईओएस एसडीकेज़, डायरेक्शंस मैप, काफ़ी सारी चीज़ें इनेबल कर सकते हो, और उसके थ्रू आप जो मैप की काफ़ी सारी चीज़ें होती है, लोकेशन, जियो कोडिंग, ये सारी चीज़ों का भी आनंद ले सकते हैं अपनी एप्लीकेशन पे। तो ये सारी चीज़ भी जैसे हिट्स होते हैं, आप किसी चीज़ की लोकेशन ट्रैक कर रहे हो, आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन में मैप दिखा रहे हो, तो उसकी आपको गूगल एपीआई की मिली है, तो वो जैसे-जैसे हिट्स बढ़ते जाते हैं, वैसे-वैसे आपका बिल बढ़ता जाता है। बट इनिशियली वो आपको काफ़ी सारे फ्री हिट्स देता है, हर महीने अराउंड $200 के आपको फ्री लिमिट भी देता है, तो काफ़ी ऐसा नहीं है कि आपने एप्लीकेशन बनाई और आप कंगाल हो गए। एप्लीकेशन बनाई, काफ़ी कुछ चल रही है, फिर जब आप पैसा आपको लग रहा है कि हाँ, मैं कमा भी रहा हूँ, तो यहाँ पे जाता भी जाएगा। तो उस हिसाब से अपन देखते हैं। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे अभी मैंने देखी होस्टिंग, तो होस्टिंग भी एक सेकंड में ये अपडेट कर दूँ। तो होस्टिंग में आप कोई भी अपनी वेबसाइट, जैसे कि फ्लटर है, मैं फ्लटर करती हूँ, तो फ्लटर पे आप वेबसाइट भी बना सकते हो। अगर आपके पास कोई बैकएंड पर्सन नहीं है या आप होस्टिंग नहीं ली है, आपके पास कोई नहीं है होस्टिंग, तो आप यहाँ पे भी होस्ट कर सकते हो फ्री में, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं फायरबेस की जो आपको वो देता है आपकी एप्लीकेशन के सपोर्ट के लिए। और भी काफ़ी चीज़ इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी मैंने सारी चीज़ें कवर नहीं की है क्योंकि मैं इतना ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, बट ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप जनरली यूज़ करने वाले हो फायरबेस में। अगर आपको अच्छा आइडिया हो गया है तो यू कैन यूज़ इट टू द फुलेस्ट, एंड थैंक यू सो मच।